हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल ANS लर्निंग क्लासेस में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं इस क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, किसके बारे में बातचीत करेंगे? चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये होगा इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर में इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर उनको देखिए। ठीक, आप अच्छी तरीके से, यकीनन आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं क्या कि जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे विलयन। और उसके बाद में आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगा कि द्रव द्रव विलयन के लिए वाष्प दाब तथा इससे संबंधित राउल्ट का नियम। ठीक, राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मान करके चलो, इस बार लगभग लगभग इसे पूछा ही जाना है। ठीक है ना, तो ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इस राउल्ट के नियम को आपको बहुत बेहतर तरीके से समझना है। इसके न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं, सारी चीजें आपको आने वाले समय में सीखने को मिलेंगी। ठीक, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप यकीनन अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही एक प्यारी सी बात कही है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, कि जितना ज्यादा आप अभी से संघर्ष करना शुरू कर देंगे उस दिन रिजल्ट में आपकी जीत उतनी ही शानदार होगी। ठीक, रिजल्ट अगर आप चाहते हैं बेहतर हो आपका तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। और आपको पता है कि आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले वाष्प दाब के बारे में। किसके बारे में बातचीत करेंगे? वाष्प दाब के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक, और इस वाष्प दाब को समझने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, मैंने कहा आपसे कि आप इस तरीके से एक क्या ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। ठीक, और इस बीकर में आप पानी भरिए। क्या भरिए? पानी भरिए। ठीक, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है ना जीवन के लिए। तो तुमने यहाँ पर क्या भर दिया? पानी भर दिया। ठीक, और एक बात कंफर्म है कि अब इस पानी से वाष्प कैसे बनाई जाए, पानी से वाष्प कैसे बनाई जाए, इस क्रिया को आप क्या बोलेंगे? ठीक, तो आपको पता है कि जब हम लोग इस पानी को क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक, तो गर्म करने के बाद में एक समय ऐसा आएगा कि जब इसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ करके कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बढ़कर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए कि हमें पता है कि लगभग लगभग हमारा जो द्रव है वो कितने पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा। ठीक, जैसे ही ये द्रव उबलने लगेगा तो इस उबलते हुए द्रव से आप देखेंगे कि आपको यहाँ से वाष्प निकलती हुई दिखेगी। क्या दिखेगी? वाष्प निकलती हुई नजर आएगी। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखना है कि इस उबलते हुए पानी से आपको क्या देखने को मिलेगा? वाष्प नजर आएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर इस चीज को समझिए ध्यान से, क्या कि इस क्रिया को हम लोग एक नाम देते हैं, नाम होता है वाष्पन। क्रिया का नाम क्या हो जाएगा? वाष्पन। ठीक, तो आपको याद रखना है क्या कि उबलने पर इस द्रव से या इस पानी से क्या निकलती है? भाप निकलती है। ठीक, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन। ठीक, तो वाष्पन का जो मेन मतलब है वो क्या होता है कि द्रव से क्या बनना? वाष्प का बनना। द्रव से क्या बनना? वाष्प का बनना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस तरीके से चीज को ध्यान में रखेंगे। ठीक, अच्छा, ये वाष्प निकल के चली गई। अब अगर वाष्प निकल के बाहर चली गई, ठीक, तो इस चीज को समझना जरा ध्यान से कि अगर इसमें आप हाथ लगा दोगे, ठीक, तो आप देखोगे कि आपके हाथ में क्या आ जाएगा? पानी पानी देखने को मिलेगा। ठीक, अगर आपने कभी भी बॉयल करा होगा पानी को, चाय बनाई होगी, तो ये कहानी आपको पता होगी। ठीक, अब हाथ लगाते ही आपको महसूस होता है कि इसमें क्या आ गया? पानी आ गया। तो ये पानी आया कैसे? तो एक कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान रखना कि जब हम लोग किसी गैस को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। गैस को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। ठीक, तो गैस के ठंडे होने पर हमें प्राप्त होता है द्रव। क्या प्राप्त होता है? द्रव। ठीक, और जब हम लोग द्रव को ठंडा करते हैं तो हमें मिल जाता है ठोस। क्या मिल जाता है? ठोस। ठीक, इतनी सी बात आप याद रख लीजिए। जब गैस को क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है तो द्रव मिलता है, और जब द्रव को भी ठंडा कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है? ठोस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो गैस के रूप में, अब गैस में मैंने आपसे कहा कि इसी से मान लो वाष्प निकली। क्या निकली? वाष्प निकली। ठीक, अब आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, क्या होती है? कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के आसपास आपको छोटे छोटे पानी के बूंदे नजर आते हैं। क्या नजर आती है? छोटी छोटी पानी की बूंदे नजर आती हैं। ठीक, ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें चारों तरफ पानी की बूंदे आ जाती हैं? तो होने का एकमात्र कारण यही है क्या कि
ये जो गैस आपने जो इसको गर्म करा तो यहाँ से क्या निकली, वाष्प। अब यही वाष्प मान लो थोड़ी देर के लिए कहाँ चली गई, वायुमंडल में चली गई। ठीक, समझना बात को ध्यान से, कहाँ चली गई, वायुमंडल में चली गई। ठीक, तो जब ये गैस वायुमंडल में चली जाएगी तो वो भाप बन करके तो टहल रही होगी। अब वही भाप वायुमंडल के रास्ते, समझना बात को ध्यान से, वायुमंडल में वायु के माध्यम से क्या करेगी आकर के, इस बोतल के आसपास भटकेगी आकर के। अब जो गैस जो है ना वो किससे मतलब टकराएगी, इस बोतल से टकराएगी। तो बोतल तो कैसी है, ठंडी है। अब अगर बोतल ठंडी है तो उस गैस को भी क्या कर देगा, उस वाष्प को भी क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। जैसे ही वो ठंडी होती है वो तुरंत किसमें चेंज होती है, द्रव में चेंज होती है। ठीक, तो बस यही कहानी से समझना है। और बस इस द्रव से, गैस से क्या बन जाना, द्रव बन जाना, ठंडा होकर के क्या बन जाना, द्रव बन जाना, ये कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए कि संघनन किसे कहा जाएगा। तो संघनन में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि पुनः वाष्प से, किससे, वाष्प से पुनः क्या बन जाए, द्रव बन जाए, उसे हम लोग कह देते हैं संघनन। तो ये दो बातें याद रख लेंगे, वाष्पन किसे कहते हैं और संघनन किसे कहते हैं। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद द्रव से तो ठोस का बनना, बहुत बार फ्रीजर में पानी को भर के रख दो, पता चलता है कि वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो बर्फ कैसा होगा, सॉलिड हो गया। ठीक, इसकी कोई कहानी नहीं है ना। तो ये बात याद रख पाएंगे आपकी, नहीं रख पाएंगे। ठीक है, जरा हमको ये बता दें। तो आपने देखा कि दो ये कंडीशन आपको पता हो जानी चाहिए। ठीक है ना। अब इन दो कंडीशन में आप ध्यान से देखेंगे कि हमें यहाँ पर सारी चीजों को समझना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से। तो आपने देखा कि क्या करना, द्रव से वाष्प का बनना क्या कहलाता है, वाष्पन। और द्रव से, सॉरी, वाष्प से क्या बन जाना, द्रव का बन जाना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद हमने आपसे कहा कि आप एक काम करें, काम ये करें कि इस बर्तन के ऊपर, ठीक, यानी इस भगोने के ऊपर एक ढक्कन लगा दें। क्या लगा दें, ढक्कन लगा दें। ठीक, मान लिया हमने कहा आपसे, इसमें आप क्या करें, एक ढक्कन लगा दें। ठीक, जैसे ही आपने इसमें एक ढक्कन लगाया तो इसकी कहानी थोड़ी सी बदलेगी, इसकी कहानी थोड़ी सी बदलेगी। अब कहानी बदल करके कैसी दिखेगी, तो उस चीज को भी समझते हैं। तो कुछ नहीं, आपने देखा कि जो गैस यहाँ से चिपक रही थी जाकर के, जो यहाँ पे गैस जाकर के क्या हो रही थी, इस बर्तन से चिपक रही। अब जो भाप बन रही थी वो गैस जाकर इस बर्तन से चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो इस क्रिया को तो आपने वाष्पन बोल दिया, लेकिन एक चीज और है यहीं पे कहानी में, क्या ट्विस्ट है कि ये है, मान लो इस द्रव का सतह, ठीक है ना, ये क्या है, इस द्रव की सतह होगी। बात समझना, ये इस द्रव की, मान लो हमने क्या लिख दी, सतह लिख दी। ठीक, तो ये तो इस द्रव की क्या हो गई, सतह हो गई। अब अगर ये सतह है तो हमें एक चीज समझ में आती है कि कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद हम एक चीज देखेंगे और वो हमें देखने को मिलेगा कि ये जो वाष्प ऊपर है, यही कुछ समय के बाद संघनित तो हो करके कहाँ पर आएगी, पुनः इस द्रव के पास में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, पुनः इस द्रव के पास आ जाएगी। ठीक, वो भाप, भाप से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, और द्रव बनेगा तो वही कहाँ पर आ जाएगा, पानी के पास आ जाएगा। ठीक, बस इतना ही बोल देना। तो सुनना कंडीशन क्या, कि जिस क्षण में पानी की एक बूंद क्या बन रही थी, भाप बन रही थी, उसी क्षण भाप जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पानी की एक बूंद में कन्वर्ट हो जाए, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था, है ना। तो तीसरा प्रोसेस है यहाँ पर, वो किसका होगा, तो आपको याद रखना है साम्यावस्था का। किसका हो जाएगा, साम्यावस्था का। ठीक, अब ये साम्यावस्था का प्रोसेस क्या होता है, इस चीज को भी समझ लो। तो बड़ी आसान सी चीज है कि जब तुम्हारी जो वाष्पन की दर थी, इसकी दर थी वाष्पन की, तो वाष्पन की जो दर थी, और दूसरी कहानी आपने क्या पढ़ा है, संघनन, और जो संघनन की दर थी, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं, साम्यावस्था। ठीक, तो साम्यावस्था की कंडीशन, वाष्पन पल्ले पड़ गया, संघनन पल्ले पड़ गया, साम्यावस्था समझ में आ गया। ठीक, जब ये तीनों बातें समझ में आ जाती तो वाष्प दाब की कहानी ऑटोमेटिक बन जाती है। तो अब देखा आपने क्या कि यहां से ये क्या हो गई बेटा, द्रव की सतह, ये क्या है, द्रव की सतह। अब इस द्रव की सतह पर किसके द्वारा, यहाँ पर जो वाष्प चिपकी थी, अब उस वाष्प के द्वारा इसकी सतह पर एक प्रकार का दाब डाला जाएगा, और इसी दाब को ही हम लोग कह देते हैं वाष्प दाब। इस द्रव पर डाला गया जो दाब है, वही दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक, बस इतना था बोलना था, यही आपकी डेफिनेशन थी, जल्दी पढ़ लो। कह रहा एक निश्चित ताप पर, अब टेम्परेचर हमने क्या कहा था, फिक्स कर लेना। फिक्स आपने कितना कर लिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसके वाष्प बनने लगेगी। ठीक, तो हमें पता है क्या कि एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर पड़ने वाला दाब, वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर पड़ने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। चीजें क्लियर हो गई, नहीं होगी। ठीक, ये बात आपको अच्छे तरीके ध्यान रखना। अब वाष्प दाब को हम लोग लिखेंगे किससे, तो आपको ये याद रखना, वाष्प दाब को हम लोग लिखते हैं पी से। किससे लिख देते हैं, पी से लिख देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक, कह रहा है वाष्प दाब। अब इस वाष्प दाब को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे घटाया जाए, ठीक, इसकी भी आपको कहानियां समझनी पड़ेंगी। ठीक, कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। मैंने कहा छोटा सा आप फिर से वही कहानी की बीकर बना लीजिए। इस तरीके से आपने क्या करना है, एक बीकर बना लेना है।
ये हो गया मान लो आपके पास में एक बीकर, ठीक। अब आपने यहाँ पर दो द्रव लिए, एक द्रव का नाम क्या था ए और एक द्रव का नाम क्या था बी। समझना बड़े प्रेम से, है ना। दो द्रव आपने लिए और इन दो द्रवों को आपने क्या करा, एक विलयन में मतलब इनको दोनों को आपस में मिला करके घोल दिया, ठीक। जरा समझते जाना केवल ध्यान से ना। अभी आपको दोनों बातें, मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी अच्छे तरीके से, बशर्ते आपको थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना। चलो तो अभी क्या करते हैं, एक इधर भी ले आते हैं, ठीक है ना। अभी समझना पड़े प्रेम से, दोनों बातें मैं अभी एक ही बार में क्लियर कर दूंगा, बस एक बार ध्यान से समझते जाना। अब हमने यहाँ पर कहा इस चीज को देखो पहले, ठीक, इस चीज को देखो, और यहाँ पे हमने इसको मान लिया हमारे पास में कोई एक पहला पदार्थ है, ठीक, और ये एक दूसरा पदार्थ है, ठीक, ये दो पदार्थ हमारे पास में है। अब हमने कहा आपसे क्या कि दो ऐसे ए और बी द्रव हमने ले लिए, इन दोनों द्रवों को मिला करके हमने कहाँ डाल दिया, पानी के अंदर, या कहीं भी मान लो हमने द्रव बना करके विलयन बना करके डुबो दिया, ठीक। अब जैसे ही आपने इनको विलयन बना करके कहाँ डुबोया, इस तरीके से इनको डुबो दिया, ठीक। मेरी बात को समझना पड़े प्रेम से। और एक चीज समझना है क्या, कि यही दोनों नीचे आकर के, ठीक है ना, हाँ, ये दोनों नीचे आकर के अपना प्रेम दिखाने लग जाए। क्या दिखाने लग जाए, प्रेम दिखाने लग जाए, ठीक। और ये आपस में एकदम से क्या हो जाए, चिपक जाए आकर के, आपस में क्या हो जाए, चिपक जाए आकर के, ठीक। बड़े प्रेम से समझना इस बात को, ठीक। चिपक जाए आकर के तो क्या हो, ये कहानी समझना है, ठीक। या आपस में ये, अभी इसकी भी कहानी समझ में आती है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर इसको समझते हैं, ठीक। हमने कहा आपसे, चलो इसी में देख लेते हैं। अब ये आपके पास में एक प्रकार का विलयन है, ठीक। इसमें दो पदार्थ, दो द्रव आपने आपस में मिलाए और दोनों को पानी के अंदर डुबो दिया, ठीक। अब समझना, कह रहा वे द्रव जिनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब होता है इनके बीच ये जो प्रेम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक। और ये जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, आणविक आकर्षण बल, ठीक, इसको कहा जाता है अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मतलब है प्रेम, जितना ज्यादा इनके अंदर प्रेम होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई छोटी सी कहानी आपको सुना दूं, ये दो दोस्त हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अब ए को हमने कहा आपसे कि ए जो है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से क्या तैरना आता है, लेकिन बी को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। अब दोनों ने एक दूसरे से कस्में खाई हैं साथ में कि जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, ठीक। मतलब इनकी जो कस्में हैं वो क्या है, कहते हैं जीना मरना एक साथ होगा, ठीक है ना, जीना मरना एक साथ होगा वैसा, ठीक। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर अटूट भरोसा करते थे ना कि तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, ठीक। अब दोनों ने एक प्लान बनाया कि चलो आज नदी नहाने चलते हैं। नदी में गए, नहाया धोया, फिर उसके बाद पता चला यार एक मन कर रहा पुल से कूद के नहाते हैं। अब बी को तो तैरना आता नहीं था, ए को तो तैरना आता था, तो जबकि ए ने भरोसा दिलाया बी को कि यार तुम टेंशन ना लो, हम जब तक जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, ठीक। अब दोनों ने आपस में बनाया योजना और जाकर के पुल पे खड़े हो गए और पुल से मारी जंप और जाकर के दोनों नदी के अंदर कूद गए। अब दोनों जब कूद गए तो बी को तैरना आता नहीं था, तो कैसे तैर पाएगा, ठीक। अच्छा, ए को आता था तो वो तैर ले रहा था, तैर करके जब जैसे ही बाहर जाने की तरफ कोशिश करी, वैसे बी चिल्लाने लगे भाई मुझे भी तो लेकर के चलो। अब जैसे ही वो बी के पास जाता है तो बी तुरंत उसके ऊपर लग दिया और खूब कायदे से पकड़ लिया, गर्दन में पकड़ लिया, बोले ऐसा फंसा दिया हाथ, ठीक। अब फंसा दिया हाथ तो क्या लगता है ए तैर पाएगा अच्छी तरीके से, क्या अब नहीं तैर पाएगा तो फिर डूबेगी। अब दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, नीचे, और नीचे जाते जाते उनका प्रेम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे को कायदे से पकड़े हुए हैं। वो बी कह रहा हम छोड़ेंगे नहीं, ए कह रहा हम तुमको डूबने देंगे नहीं, ठीक। अब दोनों के दोनों इस वजह से कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ, ठीक। ध्यान रखना, वाष्प उसी अणु का बनता है जो अणु ऊपर की तरफ जाएगा, वाष्प उसी अणु का बनता है जो अणु कहाँ की तरफ गति करेगा, ऊपर की तरफ गति करेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों के दोनों कहाँ की तरफ गति कर रहे हैं, नीचे की तरफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा है, ठीक। और यही प्रेम तो इनको ले डूबेगा, ठीक। अब ये दोनों कहाँ की तरफ चले गए, नीचे की तरफ चले गए। अब नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या लगता है ऊपर पहुंच पाएंगे, अब ऊपर नहीं पहुंचेंगे तो वाष्प नहीं बनेगी, जब तक वाष्प नहीं बनेगी तब तक वाष्प दाब भी नहीं बनेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप फटाफट, ठीक। तो ये कहानी थी इनकी। तो अब क्या बोलोगे भैया कि जिन अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है उनका वाष्प दाब ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाता है, ठीक, क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। लेकिन दो दोस्त ऐसे भी हैं ए और बी, इनमें जो है ना बाहरी दिखावा है, बाहर से लगता है कि यार हम सच में बहुत ज्यादा आपस में दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, ठीक, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन अंदर से सोचते सबके मन में चलता है कि जिस दिन फंसोगे बेटा उस दिन तुमको हम बताएंगे, समझ रहे हो, ठीक। तो ऐसी दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है, ठीक। अब इस दोस्ती के चक्कर में क्या करें, दोनों ने फिर प्लान बनाया,
ठीक, वही कहानी है कि ए को तो तैरना आता है, बी को तैरना नहीं आता है, जाकर के पुल में पहुंचे, पुल से दोनों ने क्या लगा दी, छलांग लगा दी। ठीक, बड़े प्रेम से समझना इस बात को, दोनों ने क्या लगा दी, छलांग लगा दी। अब जैसे ही दोनों ने छलांग लगाई तो दोनों कहां पर चले गए, पानी के अंदर। ठीक, अब दोनों जब पानी के अंदर आए, दोनों कहाँ आए, पानी के अंदर आए, तो अब लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, कि अब यहाँ से कहानी समझ में आनी चाहिए। अब ए को तो तैरना आता था, बी को तैरना नहीं आता था, बी कह रहा भैया हमको भी लेके चलो। ठीक, ए कहता निकल लो नहीं तो भी पता है तुमको भी हम। ठीक, तो ए ने यहीं पे तुरंत ए ने क्या कर दी, लड़ाई कर दी। ए ने क्या कर दी, लड़ाई कर दी। ठीक, बोले प्रेम जाए ऐसे तैसे में, हमारा तुम्हारा आज के बाद रिश्ता खत्म। और चाहते भी यही थे ना कि जिस दिन फंसोगे उस दिन तुमको बताएंगे। तो अब ए ने जो है ना बी का साथ छोड़ दिया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बेटा ए जो है वो कहाँ की तरफ तैर करके ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो बी है वो कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात तो फिक्स होगी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो जाएगा तो कुछ ना कुछ वाष्प जरूर बनाएगा करके, और अगर वाष्प बनाएगा तो कुछ ना कुछ वाष्प दाब जरूर बनेगा। जबकि यहाँ पर देखा कि दोनों के दोनों ही नीचे जा रहे थे। तो ये बात ध्यान रखना। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल का नाम होता है वांडर वाल्स बल। क्या होता है, वांडर वाल्स बल। ठीक, तो ये ध्यान रखना, इस बल का नाम क्या है, वांडर वाल्स बल। और ये बहुत ही कमजोर होता है, ये बहुत कमजोर होता है। ठीक है ना। हाँ, आपने एक बात ध्यान दी है ना कि ये बहुत कमजोर होता है। कमजोर होने का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं दोस्ती कहते हैं, इनको कितना मारो पीटो कुछ भी करो ना, वो कहते हैं नहीं हम जिएंगे साथ में, मरेंगे साथ में, हमारा हो ही नहीं सकते। ठीक, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते भैया मारो पीटो ना, हम तुरंत आज के बाद देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। ठीक, तो ऐसे तो दो प्रकार की दोस्ती होती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। तो अब वही कहानी ऊपर लिखी है ध्यान से, कह रहा वे द्रव जिनके अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी वांडर वाल्स बल हो, क्या हो, वांडर वाल्स बल उपस्थित होता है, उनका वाष्प दाब अधिक होता है। अब इनके मध्य क्या था, वांडर वाल्स बल था। अब वांडर वाल्स बल का काम ही है ये भैया तुम जितनी जल्दी यहाँ से निकलो। ठीक, तो यहाँ पे वांडर वाल्स बल काम करा और ये दोनों दूसरे से लड़ाई करे। लड़ाई करने के बाद ये तो निकल लिया ऊपर। अब जो ऊपर जाएगा वो वाष्प बनाएगा, जब वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी बन ही जाएगा। ठीक, क्योंकि द्रव के अणु अधिक अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में रहते हैं। अब ये देखो सतह को छोड़ा कहाँ गए, ऊपर गए। अब जब ऊपर जाएंगे तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, वाष्प दाब बनेगा। ठीक, तो पहला मेरे ख्याल से आपको द्रव की प्रकृति समझ में आ गई होगी, किस तरीके से वाष्प दाब को प्रभावित कर सकती है। दूसरी कहानी समझो। ठीक, अच्छा इसमें एक एग्जाम्पल भी समझ लिया जाए, एक एग्जाम्पल भी समझ लिया जाए। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए आपको ध्यान रखना है एथिल डाई एथिल ईथर। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक, डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे C2H5O C2H5। ठीक, डाई एथिल ईथर, इसके अंदर पाया जाता है वांडर वाल्स बल। जो ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, ये बॉन्ड किसकी वजह से बने हैं, वांडर वाल्स बल के बने हुए हैं। इसलिए ये कमजोर होता तो एक दूसरे का साथ छोड़ देते, जब साथ छोड़ेंगे तो कहाँ की तरफ भागेंगे, ऊपर की तरफ। लेकिन एक होता है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के अंदर पाया जाता है सहसंयोजी आवन। ठीक, हाइड्रोजन आवन जो इतना मजबूत होता है कि तोड़े नहीं टूटता है, समझ रहे ना। तो ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर जो ज्यादा वाष्प दाब होगा वो किसका होगा, डाई एथिल ईथर का। ठीक, तो ये एग्जांपल भी याद कर लेना, कहानी बन जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे कह रहा है ताप का प्रभाव। इस चीज को भी समझने की कोशिश करना जरा ध्यान से। किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव। ठीक, अब इस ताप के प्रभाव को समझने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। कैसे, जैसे हमने कहा चलो इसमें पानी भर दो, क्या भर दो, पानी भर दो। मेरी बात समझना ध्यान से। ठीक, क्या कर दिया आपने, इसमें पानी भर दिया। अब पानी पता है आपको कि ये पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, बोले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। ठीक, अब इसमें मान लो किसी चीज के मॉलिक्यूल भी ऐसे ऐसे, ये पानी के ही मॉलिक्यूल है, मान के थोड़ी देर के लिए कुछ इस तरीके से, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी धीरे धीरे क्या कर रहा था, उबल रहा था। सबको पता है पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या बननी होगी, जरूर वाष्प बननी होगी, थोड़ी थोड़ी वाष्प जरूर बननी होगी। ठीक, अब ये बात याद रखना है कि जब जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा करके, मान लो हमने कहा 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, क्या कर दो, 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो। यही अणु जो अभी तक बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, इनकी गति में परिवर्तन देखने को मिलेगा, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है भाई साहब, जिस किसी ने भी गर्म किया है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई है। जो व्यक्ति को गर्म किया गया है उसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई। ठीक, आपको भी आपके पापा ने कभी ना कभी गर्म जरूर करा होगा। तो गर्म करते ही आप क्या करते थे, 100 की स्पीड में निकलते थे घर से कि बस अब तो घर में रुकना ही नहीं है ना, नहीं तो और मिलेगा हमको। ठीक, तो कहने का मतलब है जिस व्यक्ति को गर्म किया गया है उसकी स्पीड सच में ऑटोमेटिक बढ़ गई है। यही कहानी यहाँ पर भी है। ठीक, पहले ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आराम से क्या हो रहे थे, गर्म हो रहे थे, लेकिन अब इसका टेम्परेचर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बोले 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही 200 डिग्री सेंटीग्रेड करा गया, अब
जो इसके अणु थे नीचे वाले, इन ये जाते हैं कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, और बताते हैं पड़ोसी को कि भैया नीचे बहुत मजा आ रहा, चले जाओ तुम भी। अब ये नीचे आया, जब इसने ये बजा लिया तो ये फिर ऊपर वाले को बताया जाएगा, फिर ऊपर वाला आएगा, फिर तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, और इनके अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो बड़ी स्पीड में बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अणु उतना ही ऊपर की तरफ जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा वाष्प बनेगा, और जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ही ज्यादा वाष्प दाब भी बनेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है, इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और अधिक अणु सतह को छोड़कर कहाँ जाते हैं, वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक, तो ये थी दो कहानियां किसको, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की। ठीक, आगे हम लोग बातचीत करते हैं फटाफट। कह रहा है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब इस चीज को समझना है, हमने कहा आपसे कि आपके पास में दो विलयन द्रव है, दो क्या है आपके पास में, इस तरीके से द्रव है। ठीक, इस द्रव का नाम है मान लो ए, और ये नाम क्या है, द्रव का नाम है बी, और दोनों ही किस अवस्था के हैं, तो आप बोलेंगे भैया द्रव अवस्था के हैं। दोनों में ही आपने क्या भर रखा है, द्रव भर रखा है, दोनों में आपने क्या भर रखा है, द्रव भर रखा है। ठीक, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है ना, अब कह रहा है कि ये भी द्रव है, ये भी द्रव है, अब इन दोनों को आपस में आपने क्या कर दिया, मिला दिया, इन दोनों को आपस में आपने मिला दिया। ठीक, अब मिलाने के बाद जब ये दोनों आपस में मिल गए तो इसमें अब क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, मतलब इसमें ए भी शामिल हो गया प्लस में बी भी शामिल हो गया। ठीक, तो ये एक प्रकार का विलयन बन जाएगा। ठीक, तो वही चीज है, क्या कह रहा है कि जब किसी वाष्पशील विलायक विलय को, अब ए मान लो हमने थोड़ी देर के लिए ये विलय है और ये विलय है, और इसी को इसको भी क्या बोलना है, तो वाष्पशील बोलना, मतलब एक वाष्पशील विलय लेना है और एक वाष्पशील क्या लेना है, विलायक ले लेना है। ठीक, ये बी मान लो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक, तो ये मान लिया हमने वाष्पशील विलय हो गया ए, और ये बी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, वाष्पशील विलायक हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है आपसे क्या कि जब किसी वाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलायक में, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया गया, तब विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। अब हमने कह दिया इसको अलग गर्म करो तो इस अवयव का कुछ वाष्प दाब होगा कि नहीं होगा। अब वाष्प दाब को लिखते हैं किससे, पी से। अब ए का है तो क्या लिख देना, पी ए लिख देना। ठीक, अब इसका कुछ वाष्प दाब होगा तो इसको किससे लिख देना, पी बी से लिख देना। ठीक, अब ये दोनों का वाष्प दाब है इसलिए इसको हम लोग कुल वाष्प दाब बोल देंगे, और कुल वाष्प दाब का मतलब हो जाएगा पी टोटल। ठीक, तो यही कहानी समझनी है कि ए का अलग वाष्प दाब है, बी का अलग वाष्प दाब है, दोनों को मिलाने पर बन गया पी टोटल। तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्या कि जब किसी वाष्पशील विलय को किसी वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तब विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों अवयवों के वाष्प दाब के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पी टोटल है वो दोनों अवयवों, अब एक अवयव का नाम क्या था ए, तो ए का वाष्प दाब क्या था, पी ए, योगफल के बराबर होता है किसके, बी के, तो बी भी यहाँ पे लिख दो, तो दोनों अवयवों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, जरा बताएं यहाँ तक की कहानी में कोई दिक्कत है किसी को। पी टोटल बराबर हमें क्या मिल गया फॉर्मूला, पी ए प्लस का पी बी। ठीक, जल्दी से इसको भी क्लियर कर लो, फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक है ना, अब हम लोग बातचीत करेंगे राउल्ट के नियम के बारे में। अब कह रहा है एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि यहाँ पर हमने कितने अवयव लिए, दो, एक अवयव का नाम ए था, एक अवयव का नाम क्या था, बी था। ठीक, ऐसे ही मान लिया थोड़ी देर के लिए फिर से हमने कि यहाँ पे आपको क्या करना है, दो अवयव ले लेने हैं। ठीक है ना, एक अवयव का नाम फिर से क्या ले लेना, ए, और एक अवयव का नाम क्या ले लेना, बी। हमने कहा इसमें दो अवयव आप आपस में क्या कर दो, मिला दो। ठीक, तो इस तरीके से आपने क्या किया, दो अवयवों को आपस में मिला दिया। ठीक, और एक अवयव का नाम क्या था, ए, और एक अवयव का नाम क्या था, बी। तो कह रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब। अब आपको पता है कि जो ए का आंशिक वाष्प दाब है वो क्या है, पी ए है। ठीक, ए का जो आंशिक वाष्प दाब है वो क्या है, पी है। ठीक, अब कह रहा उसी अवयव के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक, तो जो अब मोल अंश को किससे लिखा जाता है, ए एक्स से, अब ये किसके, ए के मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना, पी ए समानुपाती एक्स ए। अब अगर यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे आप तो देखेंगे कि पी ए बराबर जब आपको मिलेगा तो आप लिखेंगे पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। ठीक है ना, पी नॉट ए इंटू में एक्स ए। तो ये आपको एक फॉर्मूला तैयार करना, न्यूमेरिकल में काम में आएगा आपको। ठीक, दूसरी चीज ध्यान रखो, अब हमारे पास में दूसरा एक और अवयव है। अब दूसरा अवयव का नाम क्या है, बी है, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी। तो कह रहे हैं ना विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, तो बी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी। अब ये जो है वो समानुपाती होगा किसके,
अब उस अवयव के मोल अंश के यानी बी के मोल अंश के समानुपाती होगा। ठीक, अब इसको बराबर करके लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरा पी बी, ध्यान से देखना। ठीक, यहाँ पर ए नहीं लिखना, क्या लिखना है बी लिखना। तो क्या मिलेगा पी बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। ठीक, ये हो गया। अब इसको फटाफट नोट कर लो जल्दी से। ये तो ये दो फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए। अब अगर यहीं से आपसे कह दिया जाए कि पी टोटल का फॉर्मूला बना के बता दो, तो पी टोटल बराबर आपने क्या पढ़ रखा है पी ए प्लस का पी बी। अब अगर इसी को लिखना चाहो आगे थोड़ा सा, तो पी ए बराबर क्या अभी फॉर्मूला पढ़ा, तो बोले पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही तो फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये भी फॉर्मूला याद कर लो, न्यूमेरिकल में काम में आ जाएगा। ठीक, तो पी टोटल बराबर हमने क्या मिला पी ए प्लस पी बी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये हो गया राउल्ट का नियम। ठीक, फटाफट नोट कर लो जल्दी से राउल्ट के नियम को। आगे हम लोग बातचीत कर लेते हैं किसके बारे में। तो अब इसी का एक न्यूमेरिकल दिया गया, बहुत प्यारा न्यूमेरिकल है। ठीक, बड़े मन से समझना है तुम्हें, बेहतर तरीके से चीजों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, कह रहा दो द्रवों ए के वाष्प ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः इतने और इतने हैं। मान लो हमारे पास में दो द्रव हैं, एक द्रव का नाम क्या है ए है और एक द्रव का नाम क्या है बी। यहीं से कहानी को समझते चलना है। ठीक, तो कह रहा ए का वाष्प दाब जब दोनों अकेले होंगे अलग अलग, तब हम लोग इसको लिखते हैं पी नॉट ए से। ठीक, तो पी नॉट ए बराबर तुम्हारा जो वाष्प दाब है वो कितना हो जाएगा 80 mm हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को समझ लो ध्यान से। तो यहाँ पे याद रखना, इसको इधर ले चलते हैं ठीक थोड़ी देर के लिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, जो बी का वाष्प दाब है तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे पी नॉट बी, इसका जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है, बोले 60 mm दिया गया, तो 60 mm कर दो। ठीक, अब फिर कह रहा है ए के 3 मोल है। अब इस बात को समझना, ए के मोल, तो मोलों की संख्या को लिखा जाता है एन से। अब ए का है तो कितना कर देना है 3, तो यहाँ पे एन ए बराबर कितना मिल जाएगा 3 मोल। ऐसे ही कह रहा बी के मोल, तो बी के मोल के लिए क्या मिलेगा एन बी, और एन बी बराबर कितना है 2 मोल। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, यानी जो तुमसे पूछा गया वो पी टोटल पूछा गया। अब सबको पता है कि अगर हम पी टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एक बात पता होना चाहिए पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही तो पता होना चाहिए। ठीक, लेकिन हमें नहीं पता है इसमें, हमें तो पता है केवल किसका मान पी नॉट ए का और पी नॉट बी का, यानी एक्स ए और एक्स बी के मान पता करने पड़ेंगे। अब इस मान को पता करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल अंश निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे एक्स ए बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स ए बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या ऊपर पढ़ा था आपने एन ए, नीचे क्या पढ़ा था एन ए प्लस का एन बी। ठीक, जोड़ करके मान रख दो फटाफट। एन ए का मान कितना है आपके पास में, तो बोला भैया 3 है बटे फिर से 3 प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पर निकाल कर रख लेना है क्या कि एक्स ए बराबर, चल को जोड़ के यहीं पे लिख दो तो कितना हो जाएगा 3 बटे 5। ठीक, अब ऊपर भाग करेंगे तो दशमलव लगेगा, दशमलव लगेगा 0 बढ़ेगा 6, यानी 5 छक्का 30, यानी एक्स ए बराबर कितना आ गया 0.6। अब यहीं पे कहानी बना लो बेटा किसकी, एक्स बी की। तो अब एक्स बी बराबर जब फॉर्मूला निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा बेटा एन बी बटे एन ए प्लस का एन बी। ठीक है ना, अब जोड़ दो फटाफट। तो क्या करना है कि एक्स बी बराबर, अब एन ए एन बी का मान कितना है 2 बटे एन ए का मान 3 प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा 2 बटे 5, यानी डिवाइड करेंगे तो एक्स बी बराबर भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 चौको 20, यानी कितना निकल कर आ गया 0.4। अब यहाँ पे आप एक बार फिर से दोबारा फॉर्मूला लगा दो पी टोटल बराबर, तो क्या लगाएंगे पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, मान रख दो फटाफट इसमें। तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए का मान आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना है 80 mm, तो तुरंत यहाँ पर रखो कितना 80 mm इंटू एक्स ए का मान कितना निकालें आप 0.6 प्लस पी नॉट बी का मान कितना दिया गया है बोले 60 mm इंटू एक्स बी का मान कितना निकालें बोले 0.4 निकालें। पॉइंट हटा देते हैं जरा, पॉइंट हटाया एक 0 बढ़ेगा, पॉइंट हटाया नीचे 0 बढ़ेगा, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब गुणा करा दो फटाफट, तो पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा 8 छम 48 प्लस 6 चौको 24। ठीक, तो यहाँ पर कितना कर देना 24। ठीक है, तो पी टोटल बराबर आप देखेंगे 8 4 12 का 2 4 2 6 और एक हासिल 7, यानी कितना आ जाएगा बेटा 72 mm आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया बेटा, कितना मिल गया 72 mm। ये याद रखना है। बताओ कोई समस्या क्या। ठीक, बहुत आसान सा कहानी थी, बहुत आराम से आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम होगा अणुसंघ गुणधर्म। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा। और
आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बड़े संघर्ष के साथ में, बड़े मेहनत के साथ में तैयार करते रहिएगा। ठीक है ना, चलते हैं।